हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अम्ल, शार्क एवं लवण के पार्ट 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एज वेल एज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर रही है विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। पीतल या तांबा दोनों ही क्या है? धातु। धातु जो होती है अम्ल, खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्ल। दही जो होती है उसमें आप याद भी कर सकते हो कि लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट होता है। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो ऐसे यौगिक बनाती है जो कि सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई ज्यादा मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने मेन माइंड में क्या रखना है कि तांबे या पीतल में जब हम दही या खट्टे पदार्थ को रखते हैं तो ऐसे यौगिक बनते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें कभी भी पीतल या तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगी। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया, सेकंड में भी हमारे पास इसी के बारे में बताया गया है। हमने यहाँ पर उदाहरण लेनी है, तो उदाहरण आप किसी भी धातु की ले सकते हो। मान लो मैंने जिंक की ले ली। जिंक की हमने किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करवानी है, तो कौन सा लिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके द्वारा हमारे पास क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। और गैस कौन सी निकलेगी? H2। ये समझ रहे हो, जिंक सल्फेट और गैस कौन सी निकलती है? H2 गैस। ये जो गैस निकलती है इसकी जांच भी हमने बतानी है कैसे कर सकते हैं। तो ये जो गैस है ये जल्दी से आग पकड़ लेती है, इसलिए हमने क्या लिखना है कि जब इस गैस के नजदीक हम कोई जलती हुई माचिस की तीली लेकर आएंगे, कोई जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे, तो वो है पॉप की ध्वनि पैदा करेगी। वह पॉप की ध्वनि एकदम से पॉप इस तरह से ध्वनि पैदा करती है। तो ये आपने इस क्वेश्चन में लिखना है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसे अच्छी तरह से याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि कोई धातु यौगिक ए, मान लेते हैं कोई धातु यौगिक है, उसका नाम उन्होंने ए दे दिया। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, ये आपको लिखना आता ही है, इसके साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट पैदा होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब आपने मेन दिमाग में क्या लेकर आना है कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा था कि वो तो आग पकड़ती है। यहाँ पर क्या लिखा है? आग बुझाती है। तो आग बुझाने वाली गैस नॉर्मली कौन सी होती है? हाँ जी, दैट इज CO2। तो हमारे दिमाग में कौन सी गैस आ रही है? CO2। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड हो, अब उन्होंने हिंट क्या दे दिया कि यहाँ पर एक क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें यहां से इसके द्वारा इसके बारे में पता चल रहा है कि ये भी कैल्शियम से बना होगा और उसमें कार्बन होगी। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा तो हमें जिस जिस बात का हिंट मिला उसके बेसिस के ऊपर हमने लिखा है। तो हमारे पास उन्होंने कहा है ये बनेगा, CO2 गैस उत्पन्न होगी। चेक करते हैं, ये आपको पता है संतुलित या कह लो बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर Cl2 है, मैंने 2 लगा दिया। अब H2 और एक ऑक्सीजन बची है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पानी। तो ये जो हमने अभी लिखी है इस अभिक्रिया को आपने देना है।
और गैस के बारे में पूछा गया है, तो गैस कौन सी निकली है यहाँ पर? CO2। तो ये दिमाग में रखना कि गैस कौन सी निकलती है? CO2। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे जिसमें उन्होंने आपको बताया है कि धातु अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? HCl या HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। तो HCl, HNO3 अल्कोहल तथा ग्लूकोज के साथ हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया गया है। बीकर में जब हम HCl, HNO3 को लेते हैं तो जो बल्ब होता है वो जग जाता है, लेकिन जब ग्लूकोज या फिर अल्कोहल को लिया जाता है तो बल्ब नहीं जगता। तो कारण क्या होते हैं? मेन कारण क्या है कि HCl, HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन को उत्पन्न कर सकते हैं। H+ आयन को उत्पन्न कर सकते हैं क्योंकि ये अम्ल है तो H+ आयन को उत्पन्न करेंगे ही। जिसमें आयन आ जाते हैं वो विद्युत का चालन करने लगती है। यहाँ पर तो हमें विद्युत के चालन का कुछ नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है कि HCl या HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन को उत्पन्न करती हैं, इसलिए यह अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जो अल्कोहल है या फिर हमारे पास दूसरा ग्लूकोज दिया हुआ है, ये जलीय विलयन में किसी भी तरह के आयंस को उत्पन्न नहीं करते, ना तो H+ आयन या किसी और अन्य तरह का आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए इसमें अम्लीय अभिलक्षण नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बना है। जो भी अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं? यस, H+ आयन। H+ आयन मीन्स आयन आ गए, और आयन आपको पता है विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती। ये आप पहले लेक्चर में भी सुन चुके हो कि कोई भी अम्ल अपनी अम्लता सिर्फ तब उत्पन्न करता है जब जलीय विलयन हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? शुष्क मतलब ड्राई, तो उसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं होंगे। अगर HCl ड्राई है तो वो H+ आयन को उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो लिटमस पत्थर है वो भी उन्होंने ड्राई ले लिया, वो भी शुष्क है, तो किसी तरफ भी उसको जल नहीं मिल रहा। तो जो टेस्ट ट्यूब में से गैस निकलेगी, HCl गैस निकलेगी, उसके पास अगर लिटमस पत्थर को लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों में जल नहीं है, बिना जल के कोई भी अम्ल अपनी अम्लता को प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए आपको अम्लता के गुण नहीं दिखेंगे। लिटमस पत्थर का रंग जो है वो ब्लू से रेड नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से माइंड में रखो। देखो बेटा जी, जो अम्ल और जल को मिक्स करने की प्रोसेस होती है वो ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा इसमें बाहर निकलती है। यदि हमने टेस्ट ट्यूब में अम्ल लिया है और उसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं, जल को मिला रहे हैं, तो एकदम से बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी।
जिसके कारण ये जो मिक्सचर है ये एकदम से बाहर निकल सकता है। जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है जिन्होंने, उनके ऊपर भी ये अमल गिर सकता है। कोई भी मेजर एक्सीडेंट अक्कर हो सकता है ये जो कांच का पात्र हमने लिया है ये टूट जाए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या है? ऊष्माक्षेपी। इसलिए क्या जरूरी होता है कि हमने जल में, यहां पर क्या ले? जल, और उसमें धीरे धीरे करके टेस्ट ट्यूब के साथ साथ अमल को मिक्स करें। अगर जल ज्यादा होगा, अमल कम होगा, तो क्या होगा? कम मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। इसमें स्पेलिंग थोड़े से गलत है। ऊष्माक्षेपी आपने इस तरह से लिखना है, ये प है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? H3O पॉजिटिव दे दें या फिर आपको H पॉजिटिव दे दें, दोनों एक ही बात है। तनुकृत करने का मतलब क्या होता है? उसमें पानी डालना। हमारे पास मान लेते हैं यहां तक अम्ल था। कौन सा अम्ल उन्होंने अगर लिखा है तो हम वो ले लेते हैं, नहीं लिखा तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। मान लेते हैं मैंने HCl ले लिया। इसमें मान लेते हैं कि इतने आयतन में 5 H3O पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव भी कह सकते हो, H3O पॉजिटिव भी कह सकते हो। अब इसको तनुकृत करने के लिए इसमें हमने क्या मिलाया है? जल। जल इसके अंदर गया। जल में क्या होता है? H प्लस OH माइनस, मतलब दोनों की संख्या बराबर है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जल इसके बीच में मिक्सअप होकर मान लेते हैं इसके आयतन को इतना कर दिया, ठीक है। तो अब जो 5 H3O पॉजिटिव आयन इतने आयतन में थे, अब वो इतने में फैल गए। समझ रही हो? तो प्रति आयतन, या मान लेते हैं इतने आयतन में अब कितने रह गए? 1 रह जाएगा, या 2 रह जाएंगे, या 3 रह जाएंगे, 5 तो नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने ऊपर भी तो जाना है। तो प्रति आयतन, ये दिमाग में रखो, प्रति आयतन H3O पॉजिटिव की संख्या में क्या आएगी? गिरावट, कमी आ जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि हमने क्या ऐड किया है? जल। जल में कोई चीज देने लायक नहीं है, ना तो H प्लस आयन ना OH नेगेटिव आयन। पहले 5 थे सिर्फ इतने आयतन में, अब आयतन बढ़ गया तो प्रति आयतन H3O पॉजिटिव, या इसको आप कह सकते हो H पॉजिटिव, उसकी संख्या में क्या आ जाएगी? गिरावट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। क्या है? क्षारक। उसमें हमने मिलाया क्या है? O क्षारक। पहले क्षारक था, उसमें O क्षारक मिला दिया। क्षारक क्या पैदा करता है? OH नेगेटिव आयन। तो पहले क्षारक था, उसमें O क्षारक मिक्स हो गया, तो मीनिंग क्या है? OH नेगेटिव आयन की जो सांद्रता है, जो संख्या है, वो बढ़ेगी। तो आपने यहां पर क्या लिखना है? इसकी प्रति आयतन पूछ लें या इसकी वैसे संख्या पूछ लें, वो अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आपके पास नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। ये नॉर्मली आपके पास ऑप्शनल में डाले जाते हैं, तो इस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद करना है। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में कौन सा होता है? टार्टारिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में तो आपने पहले ही पढ़ लिया, दैट इज लैक्टिक अम्ल,
नींबू में और संतरा दोनों एक ही लेवल के गिने जाते हैं, तो उन दोनों में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल। और नेटल का डंक, नेटल एक तरह का शाकीय पादप होता है, मतलब एक पौधा होता है, तो उसके डंक में भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये सारा टेबल आपने याद करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्शनल क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास दो विलयन है ए एवं बी। विलयन ए का पीएच का मान 6 है, विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय। तो इस क्वेश्चन में आपके पास बात कर रही है पीएच की। तो सबसे पहले आपने दिमाग में रखना है कि पीएच स्केल, पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल है। इस स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक संख्याएं अंकित की गई हैं, 0 से लेकर 14 तक। सेंटर में मैंने सिर्फ अभी लिखा है 7। क्यों लिखा है, क्योंकि आपने ध्यान में रखना है कि 7 से कम, मतलब 0 से लेकर 7 तक हमारे पास होता है अम्लीय गुण। अगर पीएच किसी का 0 से 7 के बीच में है तो वो अम्ल होंगे, और अगर उनका पीएच 7 से अबव और 14 तक है तो वो क्या होंगे, क्षारीय। यदि पीएच उनका 7 है, मैंने कहा 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षारीय, लेकिन 7 हुआ तो वो ना तो अम्ल है ना क्षारीय है, उसे क्या कहेंगे, उदासीन। ये अपने दिमाग में रखना है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि संख्या के आधार पर बताएं कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है। तो वो भी मैं इसके द्वारा ही आपको समझा देती हूँ कि हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये रीडिंग बना ली। 0 से लेकर 2 तक प्रबल अम्ल होते हैं, प लिख देते हैं, प्रबल अम्ल। 2 से लेकर 4 तक माध्यम, ना तो प्रबल और ना ही दुर्बल। 4 से लेकर 6 तक दुर्बल, यह है अम्ल। 7 उदासीन आ गया। इससे ऊपर वाली उसी तरह से हम रेंज बनाएंगे। 8 से लेकर 10 तक दुर्बल, 10 से लेकर 12 तक माध्यम, और 12 से लेकर 14 तक प्रबल। सारे मैंने सम संख्या में लिखे हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। उस तरफ 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। यदि मेरे पास दिया है किसी का पीएच 1 है तो मतलब क्या है, वो प्रबल अम्ल है। यदि दिया है पीएच 5 है तो हमने क्या कहा था कि 5 पर क्या आ जाएगा, दुर्बल, तो वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल। ये इसी तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास पीएच दे देते हैं और पूछा जाता है कि बताइए ये अम्ल है, प्रबल है, दुर्बल है। तो इसी तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना होगा। मान लेते हैं पीएच दे दिया गया 9, तो 8 से लेकर 10 तक मैंने कहा था दुर्बल, तो ये क्या होगा, दुर्बल। दुर्बल क्या है, क्षार। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या उन्होंने दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, ए का पीएच कितना है 6 क्या है अम्ल, बी का कितना है 8 क्या है, यस क्या है क्षार। तो ए हमारे पास क्या है अम्ल और बी क्या है हमारे पास क्षार। ठीक है, ए अम्ल है बी क्षार है। फिर उनका क्वेश्चन है कि इसमें एच की सांद्रता अधिक होती है। एच की सांद्रता हमेशा याद रखो किस में ज्यादा होती है, अम्ल में। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा कि ए में एच की सांद्रता अधिक होती है। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है एच प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने फिर से वही टेबल उठा लेना है। क्या लिखते हैं हम, यदि H प्लस की सांद्रता OH माइनस की सांद्रता के बराबर हो तो ये उदासीन होगा, जो कि 7 पर आपको मिला है। यदि H प्लस की सांद्रता OH माइनस से ज्यादा हो, H ज्यादा मतलब अम्ल होना, तो ये अम्ल होगा। और इससे उल्ट हुआ तो आप समझ ही सकते हो वो क्या होगा, क्षार। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या क्षारीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं? यस बिल्कुल होते हैं। अगर हाँ तो वह क्षारीय क्यों है? तो अभी हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें हमने यही लिखा है कि यदि OH की संख्या H से ज्यादा हो तो क्षारीय नेचर होता है। तो कभी भी ये नहीं समझना कि अगर आपको क्षारीय कहा है तो उसमें H प्लस आयन नहीं होंगे। H प्लस आयन होंगे लेकिन उनकी संख्या OH माइनस से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा मतलब मिट्टी की किस परिस्थिति में भुजा हुआ चूना, दोनों में भुजा हुआ, एक में बिना भुजा हुआ चूना, दूसरे में भुजा हुआ चूना और तीसरे में चौक, तीनों कैल्शियम के ही हमारे पास नाम दिए गए हैं। बिना भुजा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। देखो, पौधों के लिए जो मिट्टी होती है उसका एक डेफिनेट पीएच होता है। अगर उसका पीएच कम हो, पीएच कम होना मतलब मिट्टी अम्लीय है, तो उसमें पौधे की वृद्धि नहीं हो सकती। अम्लीय नेचर को कौन खत्म कर सकता है? जो क्षार हो। कौन खत्म कर सकता है? जो क्षार हो। ये तीनों आपके पास कैल्शियम के ही, चाहे वो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट है, इन तीनों में नेचर क्या है? क्षारीय। कौन सा नेचर है? क्षारीय। तो मिट्टी में अगर अम्लीय गुण है तो उस चीज को खत्म करने के लिए आपको क्षारीय वस्तु चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी चीज किसान मिट्टी में कब डालेगा? जब मिट्टी अम्लीय होगी। तो उस अम्लीय गुण को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए वो इनमें से किसी का भी उपयोग करेगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लवण की तरफ। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है। तो ये आपके पास एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपने अभिक्रिया लिखनी होती है। तो ये क्वेश्चन हम यहीं से अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो हम कर रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्लोरीन गैस तथा क्षार के रूप में NaOH बनता हो, उसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए प्रक्रिया उपयोग में लाई जाती है। तो क्लोर क्षार से आपको ये 2 प्रोडक्ट के नाम पता चल गए। तो इसके लिए अभिकारक कौन से होंगे ये हमने डिसाइड करना है। तो अभिकारक हमारे पास क्या है? NaCl, क्योंकि NaCl है यहाँ पर। और साथ में क्या लगता है कि क्या होगा? H एंड Cl, 2 चीजें हमारे पास दिख रही हैं। Cl तो हमने ले लिया, रह गया OH, तो क्या होगा? वाटर।
जब नमक में पानी को मिलाया जाता है तो आपके पास ये चीजें बनेगी। अब Cl 2 बार है तो यहाँ पर 2 लिखें क्योंकि संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। Na आपका बैलेंस हो गया, Cl आपका बैलेंस हो गया, रह गया H एंड O। O को 2 बार बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगा दें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 4। तो इस तरफ 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे H2 गैस को बाहर निकालेंगे। तो ये होती है क्लोज-शार प्रक्रिया जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपके पास नाम होता है कास्टिक सोडा, उसको बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए हाइड्रोजन के, क्लोरीन के या सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग हैं। तो वो भी बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग अपने माइंड में रखिए कि हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। दूसरा है मार्गरीन। मार्गरीन क्या होता है, आप कह सकते हो मक्खन, नकली टाइप का, एक्चुअल मक्खन नहीं होता, ये मक्खन की एक टाइप होती है जिसको कहते हैं मार्गरीन। अमोनिया बनाने के लिए भी हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। तो ये हमने क्या बताया है हाइड्रोजन गैस के उपयोग। दूसरा क्या बना था Cl2। तो Cl2 गैस का उपयोग कैसे होता है, एक तो दिमाग में रखो कि ये रोगाणुओं को नाश करती है। तो इसको किस तरह से उपयोग करते हैं, रोगाणु नाशक के रूप में। स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये रोगाणुओं को मारती है। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बनाने के लिए भी उपयोग किसको करते हैं, क्लोरीन गैस को। नेक्स्ट है NaOH। NaOH का क्या उपयोग है, धातुओं को ग्रीस, धातुओं के ऊपर की हुई ग्रीस को हटाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपने मेनली माइंड में रखने हैं। और एक इसका बहुत बड़ा उपयोग है साबुन बनाने में। तो ये है क्लोज-शार से बने हुए उत्पादों का किस तरह से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब क्या होता है, जो रंजक को खत्म कर दे। रंजक मीन्स रंग, तो रंग को रिमूव करने वाले चूर्ण को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बनाने का आपके पास नीचे मेथड दिया गया है जो आपने याद करना है। तो उसमें हमने क्या किया है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई है, जिसके द्वारा हमारे पास क्या बन गया, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। और साथ में क्या बना है, वाटर। नेक्स्ट आपसे कहा जा सकता है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग बताओ। तो सूती या लिनन के कपड़ों में से रंग को रिमूव करने के लिए इस चूर्ण का उपयोग करते हैं। कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़ों के रंग को रिमूव करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग उपचायक के रूप में होता है। उपचायक का मतलब क्या था, जो ऑक्सीडाइज करते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं। तो इस CaOCl2 में से ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन भी बाहर निकल सकती है, जिसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। एज वेल एज इसमें से आपको पता है Cl2 गैस बाहर निकल सकती है, जिसका हमने पहले भी कहा था
मेन करेक्टर क्या होता है? रोगाणुओं को मारना। तो रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है बेकिंग सोडे का क्या सूत्र है? तो बेकिंग सोडे का सूत्र आपने याद रखना है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा और इसका नाम क्या है? Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो क्या नाम बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने की विधि भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सिंपल हमारे पास विधि दी गई है कि सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, उसको आपने पानी में डाला, उसमें हमने अमोनिया मिलाया और CO2 से उसकी अभिक्रिया करवाई। नमक, पानी, अमोनिया, CO2। तो इससे आपके पास क्या बनेगा? NaHCO3 जो हमें चाहिए, और साथ में ये जो अमोनिया है वो क्लोरीन को लेकर क्या बना लेगा? अमोनिया क्लोराइड। ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो बहुत सिंपल सी ये रिएक्शन है जो आप याद करोगे। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से वो वॉशिंग सोडा, जिसे धावन सोडा, धोने वाला सोडा कहा जाता है, उसमें बदल जाएगा। और साथ में क्या निकलेगा? पानी और CO2। क्यों? क्योंकि जब हम इसको बैलेंस करेंगे, Na2 है तो 2 लाएंगे, इसके कारण H2O बनेगा और साथ में क्या बनेगा? CO2। तो ये आपने स्पेशली दिमाग में रखना है, बहुत टाइम हमसे पेपर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या उपयोग हैं? तो मेन आपके 2 उपयोग याद में रखने हैं। पहला उपयोग है कि इसका उपयोग एज एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड मीन्स क्या होता है? एसिड को रिमूव करना, मतलब पेट में अगर अम्ल अधिक है तो उसे उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? नॉर्मली इनो का करते हैं ना। तो इनो में एक्चुअली क्या मिक्स होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा उपयोग है अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। अग्निशामक आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस को पैदा करता है। एक और उपयोग इसका याद रखना कि बेकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग जैसे कि हमने केक बनाना है, पेस्ट्री बनानी है, तो उसको बनाने में हमने फूड को स्पंजी करना होता है, मुलायम करना होता है। तो उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ मिक्स किसको कर देते हैं? टार्टरिक अम्ल को। क्यों मिक्स किया जाता है? जब हम केक, पेस्ट्री, डबल रोटी कुछ भी बनाते हैं तो हम गरम करेंगे। उसको गरम करते समय बेकिंग सोडा धावन सोडे में बदलेगा, जिसका कि टेस्ट बिटर होगा, कड़वा होगा। तो उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए हमने उसमें थोड़ा सा क्या मिक्स कर दिया? अम्ल। तो ये 3 मेन उपयोग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है धावन सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र ये आपने मेन याद रखना है। क्या होता है धावन सोडे का सूत्र? Na2CO3 10H2O। ये आपने दिमाग में रखना है। ये किसका सूत्र है? धावन सोडे का। इसको बनाने की अगर विधि पूछ ली जाए तो आप पहले ही कर चुके हो। हमने क्या किया था? यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाया था। बेकिंग सोडा को जब हमने गर्म किया तो हमारे पास क्या बन गया था? Na2CO3। इसका 10H2O से
अभिक्रिया कर दो 10 H2O से, तो आपका क्या बन जाएगा? धावन सोडा। ये अभिक्रिया आपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट, इसके उपयोग पूछे जाते हैं तो वो बहुत ही सिंपल है। कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। एक ये कर लो, घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग होता है। पानी की स्थायी कठोरता को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे कि सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स एक तरह का यौगिक है सोडियम का, तो उसको बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? धावन सोडे का। तो ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ लवण। एक और है हमारे पास जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही सिंपल सा इसका सूत्र है, इंटरेस्टिंग सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, आधा पानी का मॉलिक्यूल इसमें होता है। ये आपने मेन दिमाग में रखना है। किससे इसको बनाया जाता है? जिप्सम से। जिप्सम से इसको बनाया जाता है। तो जिप्सम का सूत्र भी आपको पता हो, CaSO4 2H2O। बनाने की अभिक्रिया भी बिल्कुल सिंपल होती है। आपने क्या करना होता है? जिप्सम को लिया, उसको 100 डिग्री सेल्सियस, दिमाग में रखें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में क्या होगा? 1/1.5 H2O रिमूव हो जाएगा। मतलब 75% पानी रिमूव हो जाएगा और 25% इसके साथ लगा रहेगा। जिप्सम जो है फर्स्ट टाइम पेरिस में मिला था, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके बहुत यूजेस हैं। घरों में छतों के ऊपर POP की जाती है। अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हड्डी को सही करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खिलौने वगैरह बनाने में भी किया जाता है। किसी सतह को प्लेन करना है, स्मूथ करना है, तो भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पास लवण। अब हमारे पास उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 तो आपने अभी किया, इसका नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण। क्या नाम होता है? विरंजक चूर्ण। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये हमने किया था कि भुजा हुआ चूना क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण। और साथ में क्या निकलेगा? यस, वाटर। तीसरा है, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? तो दैट इज धावन सोडा। 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ लग ही रही है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? इससे बनेगा धावन सोडा प्लस H2O प्लस CO2। लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दो। तो ये उसकी जो प्रेपरेशन थी, जो उसको बनाने का तरीका था, उससे बिल्कुल उल्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर होता है, उसका जब 1.5 जिसको 1.5 कह देते हैं, उससे अभिक्रिया करवानी है। सिर्फ इतना ही पानी आपने डालना होता है। तो ये किस में बदल जाएगा? जिप्सम में। तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चंस जो आपकी NCERT के अकॉर्डिंगली है। दीज आर सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ
लग गए होंगे कि किस तरह से हमारे पास पेपर में पूछा जाता है। आपके पास प्रेपरेशन पूछी जा सकती है, यूजेस पूछ सकते हैं और सूत्र, नॉर्मली सूत्र तो याद करने ही है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस जिसको आप अच्छी तरह से लर्न करोगे, याद करोगे और एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आओगे। तो मेरी वीडियोस को इसी प्रकार से देखिए, समझिए और अपने मार्क्स इंक्रीज कीजिए। थैंक यू।